नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। जर्मन में एक अत्यंत ही कम प्रचलित कहावत है। इसका अर्थ यह होता है कि जब कम्युनिस्टों के पृष्ठभाग पर पुलिस की लाठी पड़ती है तो नास्तिक कम्युनिस्ट भी तुरंत ही मजहबी तस्बीह जो है फेरने लगता है। ये कहावत यूं तो आज से ही प्रचलित होनी शुरू हुई है, लेकिन उमर खालिद पे ये इसके पुराने कुकर्म जो हैं उस पर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। उमर खालिद दोबारा चर्चा में आया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उसे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के साजिशकर्ता के रूप में और वन ऑफ द मेन को कॉन्स्पिरेटर्स उसे कह सकते हैं उसके रूप में उसे गिरफ्तार किया है। तो जिस तरह से लिब्रांडू लोग जो है विलाप करने लगे हैं, इसका मतलब ही सीधा होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और इसके खिलाफ पुलिस के पास ऐसे सबूत होंगे जिसके लिए ये लोग लिब्रांडू समूह जो है अभी से ही माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। अब अगर हम उमर खालिद के बारे में बात करें कि अब क्या हुआ, अब आज तो एक चार्जशीट फाइल हुई है जो लगभग 10,000 पेज की है। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, उसमें उमर खालिद और खालिद सैफी, शर्जील इमाम, इस तरह के जो नाम है उनके भी नाम डाले जाएंगे। उमर खालिद का नाम सबसे पहले तब उछला था दिल्ली दंगों की चार्जशीट की अगर माने तो वो उछला था ताहिर हुसैन के बारे में एक चार्जशीट थी उसमें ताहिर हुसैन ने कबूला था कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ ताहिर हुसैन ने बैठक की थी और वहीं सुनिश्चित हुआ था कि दंगे होने हैं और दंगे कब होने हैं। ये सारे सुझाव उसी वक्त दिए गए थे कि 24, 25, 23 फरवरी के लगभग में चूंकि ट्रंप यहाँ पे होगा तो उस वक्त दंगे करवाए जाएंगे। आज दिल्ली पुलिस को उमर खालिद के फ़ोन से लगभग 40 GB डेटा मिला है और फॉरेंसिक जांच के लिए जो है फ़ोन जो है भेजी गई थी। उससे कई खुलासे हुए हैं कि किस तरह से उमर खालिद इसमें दंगों में इन्वॉल्व तो था। मतलब जिस तरह की स्पीचेज हम हेट स्पीच जो है एक आवाम को भड़काया जा रहा है, उनके मजहब के कारण उन्हें झूठी बातें कही जा रही, चाहे CA के कारण हो, NRC के कारण हो या और भी पहले के 3 तलाक को लेके हर उस कानून का प्रयोग किया गया जो भारतीय मुसलमानों के लिए या तो है नहीं या फिर उनके जीवन में बेहतरी के लिए लाया गया। जैसे 3 तलाक पे कोई मुस्लिम क्यों विरोध करेगा, उसे अपने समाज के ऊपर हमले की तरह क्यों देखेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये जो है इसके तमाम हर तरह के स्पीचेज जब आने लगे अलग अलग जगहों पे, इसकी योजना थी कि ये जामिया में दंगे भड़काने के फिराक में था। वहाँ पे कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी खास करके मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ JNU करके हैं, ऐसे समूह हैं, इनका 25 से 30 व्हाट्सएप ग्रुप इनके चल रहे थे जिसके ज़रिए ये आग लगाने की मतलब वो सांकेतिक और दोनों तरह से इनफैक्ट आग तो लगाया गया है, पूरे दिल्ली दंगे में आग ही तो लगाई गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उमर खालिद जो है अब जो है बुरी तरह से एक तरह से फंस चुका है। प्लान इसने दिसंबर में ही किया था कि दंगे दिसंबर में ही हो, लेकिन बाद में इसे लगा कि नहीं, दिसंबर में संभव नहीं है। तो दिसंबर से इन्होंने और जो है अपने आप को संगठित करना शुरू किया, मजबूत बनाना शुरू किया और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जब आप इसका मोडस ऑपरेंडाई देखेंगे किस तरह से इसने दंगों को, और इसके पूरे समूह ने, अकेला तो ये कर नहीं रहा था, अकेला इससे संभव भी नहीं है। ये लोग जो है एक वैचारिक शील्ड प्रदान करते हैं। ये लोग जो है मजहबी उन्मादी भीड़ को या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसे आप कुछ भी बोल दीजिए वो इसलिए मान लेगा कि अरे ये तो JNU से PhD कर रहा है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। इस तरह के फैसिनेशन से जो देखते हैं इन लोगों को, ये लोग वैसे वल्नरेबल सेक्शन को, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, खास करके महिलाओं और बच्चों को जिस तरह से इसने एक्सप्लॉइट किया है। कहा जा रहा है कि इस पूरी चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री लगने वाली है और बाकी जो कबूलनामे आए हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन के हों, फारूक फैजल और इन लोगों के बारे में चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि इनकी पूरी योजना थी और ये सारा ब्रेन जो है इन्हीं लोगों का, ये जो पढ़े लिखे लंपट गंवार हैं, कामपंथी, काम पिपासु, वामपंथी, लेनिन, माओ के वंशज जो हैं, जिसे अपनी नाजायज बाप मानने के लिए उद्यत रहते हैं, इन लोगों ने कहा था कि ऐसे जगहों को चुनो प्रोटेस्ट के लिए। छोटे छोटे जो बाग क्रिएट हो रहे थे उसमें कहा कि मस्जिदों के बगल में रखो ताकि
जब भी मस्जिद का जो अपना लाउड स्पीकर होता है उसका यूटिलाइज किया जा सके, कोई भी संदेश देने के लिए, भड़काने के लिए लोगों को, अगर पुलिस हटाने की कोशिश करती है तो एक साथ तुरंत इकट्ठा करने के लिए, और ख़ास करके उसमें महिलाओं की भीड़ को और बच्चों को आगे करने के लिए वहीं मस्जिदों के इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा था। ये लोग वहाँ से इकट्ठा करते हैं, और मैं जो किताब लिख रहा हूँ उसमें सघन छानबीन करके ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि किस इलाके में कौन सी मस्जिद थी और वहाँ पे किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था। वो सारी बातें जो है वो थोड़ा विस्तार में इसलिए यहाँ पे नहीं बोलूँगा। यहाँ पे मोटे तौर पे आप यही समझिए कि इन लोगों की प्लानिंग बहुत ही सोची समझी हुई थी। मतलब इन्होंने एक लेयर्ड तरीके से प्लानिंग की थी कि किस सड़क को ये जाम करें। कोई छोटी मोटी सड़क को इन्होंने जाम नहीं किया, इन्होंने उस सड़क को जाम किया और उसके बाद मतलब शाहीन बाग वाली जो सड़क है और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स होते हैं उसके लिए भी जाफराबाद, मौजपुर, वो वाला, मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें जहां से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है, लाखों लोग जिससे प्रभावित होते हैं, वैसी सड़कों को इन्होंने चिन्हित किया था। इनके दो दो लोग हर शाहीन बाग का जितना फोटोकॉपी जो तैयार हो रहा था काले रंग का, उसमें से दो दो रिप्रेजेंटेटिव आते थे। फिर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो कि इनको संचालित करती थी, डायरेक्शन देती थी, और उसके बाद न सिर्फ वामपंथी समूहों की इन्होंने सेवाएं ली बल्कि पिंजरा तोड़ का एक बहुत बड़ा नाम आता है इसमें एक अथरा है और एक रवीश है। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी जो दंगे भड़काने के उस इलाके में की औरतों को कैसे मोटिवेट किया, औरतों को कैसे सामने लाया जाए। और बुर्का नशी औरतों ने क्या किया था वो आपने देखा होगा कि रतन लाल की खींच कर कैसे हत्या कर दी जाती है। डीसीपी अमित थे, फिर एक एसीपी अनुज थे, इन दोनों को किस तरह से खींच लिया था। वही बुर्का नशी भीड़ थी, वही बुर्काधारी महिलाओं की भीड़ थी जिसने दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला बोला था। और उमर खालिद हो गए, खालिद सैफी हो गए, शर्जील इमाम हो गए, ये लोग जो है लगातार अपने लिखने से, पोस्टरबाजी से, अलग अलग शाहीन बागों के जो प्रारूप तैयार हो रहे थे वहाँ पे भाषणों से लोगों को उकसा रहे थे। उनके भीतर डर क्रिएट किया जा रहा था कि अब जो है तुम्हें तो भारत से अब निकाल दिया जाएगा। ये तो था कि इसने किस तरह से साजिश रची और उसका एक हिस्सा कैसे बना था। उमर खालिद के अरेस्ट होने के बाद अभी जो दिल्ली पुलिस ने उसे उठाया है उसके बाद से एक लिब्रांडो गिरोह जो है वो हरकत में आ चुका है। इसमें फिर लिब्रांडो गिरोह के साथ अगर उसका हम दायरा व्यापक कर दें तो इसमें आ जाते हैं आपको शशि थरूर आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, और उसके बाद जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो हैं तो फसादी हैं, जिहादी हैं, जकाती टाइप के लोग हैं। ये लोग पत्रकार के रूप में मतलब अपना एक अलग मुखौटा ओढ़े समाज में मौजूद हैं। उन लोगों ने आई सपोर्ट उमर खालिद, तो तुम्हारे सपोर्ट करने से क्या होता है, ट्विटर के हैशटैग चलाने से क्या होता है। ये लोग हमेशा उमर खालिदों को, खालिद सैफियों को, कन्हैया कुमारों को ये कह के हमेशा से डिफेंड करते रहे कि अरे ये तो विद्यार्थी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, देश के युवा नेताओं में अगर कोई है तो वो तो ऐसे नेता हमारे देश में होने चाहिए। इस तरह के इतने बड़े बड़े शब्द ये लोग मतलब डबल ब्लफ खेलते हैं। है तो मतलब उसकी विचारधारा आतंकवादियों वाली है, उसको समर्थन देने वाली। उमर खालिद ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, ये जो अफजल गुरु की बरसी पे ये टुकड़े गैंग वाले जो पूरा कांड हुआ था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी के सपने कौन देखता है? टेररिस्ट देखता है। इसका बाप भी सिमी जैसे संस्था से जुड़ा हुआ था और वो फिर जाके AIMP KMKB या क्या नाम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, AIMPLB जो भी है, तो उससे जुड़ा हुआ अभी है। और वो जो है लगातार इस्लामी संगठनों को एक तरह से वैचारिक रूप से जो है अपना समर्थन देता रहा। और उसका लौंडा जो है वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली में आग लगाने की योजना में अपना दे रहा था। इसको कैसे समेट रही है लिब्रांडो गिरोह, जैसा मैंने कहा कि डबल ब्लफ है, आतंकी विचारधारा का हिमायती है, जिहादियों का हिमायती, और उसे दिखाया जा रहा है कि बाप रे बाप, अगर इसको मतलब उमर खालिद को जेल में डाल दोगे तो नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स का शायद भारत को ना मिल पाए, या पता नहीं एक वर्ल्ड लीडर जो भारत में चाणक्य के स्तर का या चंद्रगुप्त मौर्य के स्तर का जो है पैदा हो रहा था और वो
वो जो है शैशवावस्था में ही था अपनी नेतागिरी के, तुमने तो उसे जेल में डाल दिया, तुमने उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े विशेषण, बड़े बड़े टेक्निकल जार्गन्स जो है ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि आम आदमी जो इन लोगों की असलियत नहीं जानता है वो सकते में आ जाए कि अरे यार, मतलब ऐसे लोग को इतने लोग इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, कुछ तो बात होगी। इंटेलेक्चुअल लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नहीं चिल्लाता। खास करके जो कम्युनिस्ट है वो इंशाअल्लाह कैसे चिल्ला रहा है? उसको अल्लाह से, कुरान से क्या मतलब जो कम्युनिस्ट हो गया? तुम्हें तो नास्तिक होना चाहिए। लेकिन वही है कि उमर खालिद जैसे लोग नास्तिकता का लबादा ओढ़े एकदम जिहादी मशीनरी के एकदम कॉग्स ऑफ व्हील है, वो इनके कारण ये चक्का चलता जा रहा है। इन्हीं के वैचारिक जो है फायर पावर के कारण वामपंथियों की नहीं, जिहादियों की, इस्लामिस्टों की, रेडिकल्स की, कट्टरपंथियों की जो भारत को तबाह करने के सपने देखते हैं, जो कश्मीर को आज़ाद कराने के सपने देखते हैं, जो टीवी पे आके जस्टिफाई करते हैं कि हाँ कमलेश तिवारी को सही में भले मार दिया, ऐसे लोगों को उमर खालिद जैसे लोग ही प्रॉप अप करते हैं, उनको जो शील्ड देते हैं, उनकी बातों को ये एक अभिजात लहजे में जो है प्रस्तुत करते हैं, और जिसके बाद आम आदमी जो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जिहादियों का हिमायती है या पढ़ा लिखा आदमी, कुछ एक ऑल्टरनेट थिंकिंग वाला आदमी। यही सब कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था, बताइए प्रोटेस्टर्स को उठा रही है दिल्ली पुलिस। नहीं भाई, प्रोटेस्टर्स को उठाती तो पूरा का पूरा शाहीन बाग जेल में होता। प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे। अगर आपको प्रोटेस्ट का डेफिनेशन भी, भले मूर्खतावश कर रहे थे प्रोटेस्ट, शाहीन बाग की जितनी औरतें थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, या पता होने के बाद भी वो दूसरों की धूर्तता में जो है फंसी हुई हैं, तो उनको जो है, उनको आप कह सकते हैं टेक्निकली के प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी मंशा, जब तक हाँ ये ना हो कि भजनपुरा वाली वो बुर्का पहन के महिला और पुलिस पे हमला बोल दो, उनकी मंशा वहां बैठ के सिर्फ एक संख्या बल प्रदर्शित करने की थी। शाहीन बाग की दादियां, चाचियां, मामियां जो भी थी, तो उनको कह सकते हैं। तो अगर प्रोटेस्टर को दिल्ली पुलिस को उठाना होता तो उन सबको उठा लेते, शाहीन बाग की हर औरत को। ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस उन्हीं को उठा रही है जिनके खिलाफ एविडेंस है, जो चिल्ला रहे थे केरल मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, कैमूर मांगे आज़ादी। हर राज्य को, हर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को या मेजॉरिटी को भी ये लोग आज़ाद कराना चाहते हैं, और उसको लगातार वैचारिक समर्थन देते रहे। तो इन लोगों को जो ये सब कह के डिफेंड किया जा रहा है कि 36 एमिनेंट पर्सनालिटीज हैज रिटन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज फलाना डिमका, 36 ले आओ या 72, उससे घंटा कुछ साबित नहीं होता है। दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिसिंग एजेंसी है वो अपना काम करेगी, और अगर इन दंगाइयों ने दिल्ली में आग लगाई है तो इन लोगों को क्रूरतम और कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। अगर इनके कारण कोई अंकित शर्मा मरता है, दिलबर नेगी को काटा जाता है इनके उकसाने के बाद, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो ये लोग फांसी के हकदार हैं। उससे कम सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के हाथों पे उन 53 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नागरिकों का खून है, जिनमें से अधिकतर जो है वो सिर्फ दे वर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये जो किया जा रहा था उसका हिस्सा नहीं थे, ये जो गहन प्लानिंग चल रही थी उसका वो लोग हिस्सा नहीं थे, उनको काल का आहार बना दिया गया। इन लोगों को फांसी से कम तो कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए अगर इनके अपराध सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।